स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों आपको बता दें आज का जो ये चैप्टर है ना। सबसे पहले तो आपको बता दें, आप लोग कहेंगे सर मैथ की क्लास क्यों नहीं ली। मैथ की क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि थोड़े काम से हमको एक शादी है वहाँ पे दोस्त के बहन की, वहाँ पे अर्जेंटली जाना है, क्योंकि मतलब जाना ज़रूरी है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ऊष्मा प्रकाश एवं ध्वनि की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, इसके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले दिया गया है ऊष्मा। देखो ऊष्मा क्या होती है। देखो ऊष्मा जो होती है इसका अगर आप ये बात करें प्रवाह की, तो अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है ना। जो अधिक ताप की वस्तुएं होंगी उससे जिधर कम ताप होगा उस तरफ प्रभावित होगा। जैसे हम आपको बताएं, मान लो ये कोई लोहे की वस्तु है, आपने इस लोहे की वस्तु को इतना आग में रख दिया। अब जितना आप आग में रखेंगे उतने पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, सीधी सी बात है। काफ़ी समय तक रखे रहेंगे, अगर लोहे की वस्तु है तो ये लाल भी हो जाएगी पूरी, है ना। लेकिन जितनी वस्तु आग में होगी, जितना गर्म ये होगा, क्या उतना ही गर्म ये होगा? नहीं होगा। यानी अधिक टेम्परेचर से कम जिधर टेम्परेचर होता है उस तरफ ऊष्मा बढ़ती है। अगर काफ़ी लंबी वस्तु हो, जैसे मान लो 5-6 फुट की हो, आपने 1 फुट आग में रख दिया, तो ये कहो कि 6-7 फुट की है तो पूरी गर्म हो जाएगी? नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी, मतलब कुछ जहाँ पे इतनी आग में रखी होगी इसके पास में कुछ ज़्यादा गर्म होगी। जैसे ही इस तरफ बढ़ते आएंगे, इतनी बड़ी है तो यहाँ तक आएंगे, थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी, और कम और कम और कम, हो सकता है लास्ट में बिल्कुल भी ना गर्म हो। तो मतलब इस प्रकार से ऊष्मा जो है वो चलती है, कार्य करती है। मनुष्य के शरीर की अगर हम बात करें, मनुष्य के टेम्परेचर की बात करें शरीर के, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। जो थर्मामीटर होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं शरीर का टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ठीक है। किसी वस्तु की ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसके द्रव्यमान एवं तापांतर डेल्टा टी तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? एम एस इंटू डेल्टा टी, आपको ये भी पता होना चाहिए। डेल्टा टी क्या होता है, एम क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस हेडिंग से आप सारी चीज़ें याद रखेंगे कि क्या विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तापांतर डेल्टा टी होता है, विशिष्ट ऊष्मा एस होती है, द्रव्यमान एम होता है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आगे चलो, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। आप सभी लोग याद रखेंगे ऊष्मा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापते हैं। 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होती है। यानी अगर इसमें इतनी वृद्धि करनी है तो जो ऊष्मा होनी चाहिए वो 1 कैलोरी होनी चाहिए। ऊष्मा 1 कैलोरी की आवश्यकता हमको पड़ती है, 1 कैलोरी होनी चाहिए। अगला है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। जैसे कपूर हुआ, नवसादर हुआ, आयोडीन हुआ, ये सारे इनको ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो कपूर है, ठीक, ये कपूर है, इसको इसमें आपने आग लगाई तो आपने देखा होगा कभी भी कपूर को जलते हुए इसमें कोई राख नहीं बचती है। कपूर को जलाने के बाद होता क्या है, सारा का सारा क्या हो जाता है? धुआं हो जाता है। सारा का सारा काहे में बदल जाता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो उसी प्रकार से आपका नवसादर होता है, उसी प्रकार से आपका आयोडीन होता है। ये काहे के ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं, जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। आगे अगर हम लोग चलें, गर्म करने पर वस्तुओं के आकार में वृद्धि को प्रसार कहते हैं। अब जैसे कोई, जैसे आपने लोहे की वस्तु या सोने की वस्तु या चांदी की वस्तु या स्टील की वस्तु या तांबे की वस्तु, कोई भी वस्तु है, धातु है, इसको आपने सर गर्म किया। जब आप गर्म करेंगे तो आकार में वृद्धि यानी आकार में प्रसार हो सकता है। जैसे मान लो ये गिट्टक है लोहे की, गर्म करके इसको ठोकेंगे, हो सकता है इतनी बड़ी भी हो जाए।
हो सकता है इतनी बड़ी भी हो जाए। तो इस प्रकार से प्रसार में वृद्धि भी हो जाती है। बात करें अगर प्रकाश की, तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, सभी लोग जानते होंगे। सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम, जो आपके पैनल होते हैं वो इससे ही चलते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रकाश स्रोत कहलाती हैं, है ना। जिनसे प्रकाश उत्पन्न हो भैया प्रकाश स्रोत है, प्रकाश का स्रोत माना जाएगा उसको, सीधी सी बात है। पारदर्शक पदार्थ से प्रकाश कम मात्रा में निकलता है। जो पारदर्शक होता है उससे प्रकाश निकलेगा। जैसे शीशा हो, शीशा को अगर आप सामने रख दें, जैसे उतनी मात्रा में नहीं आएगा लेकिन आएगा। जैसे आप गाड़ी में चल रहे होते हैं, शीशा से क्रॉस होता है ना प्रकाश, इस प्रकार से अल्पपारदर्शक पदार्थों से प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता। जैसे मान लो, क्या बताएं आपको, अल्पपारदर्शक है। जैसे आपने किसी कॉपी का पेज फाड़ लिया तो अल्पपारदर्शक होता है, कुछ कुछ चीज़ें उसके आर पार थोड़ी थोड़ी दिखाई देती हैं। तो आप अगर कहें कि इससे प्रकाश आर पार हो जाए तो नहीं होगा। अगला है, किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को सतह द्वारा पुनः उसी माध्यम में वापस भेजने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन, है ना। अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो ये दो प्रकार से होता है। एक कौन सा होता है, नियमित परावर्तन होता है। एक कौन सा होता है, अनियमित परावर्तन। ये दो प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम लोग बात करेंगे सर ध्वनि की। किसकी बात करेंगे, ध्वनि की। देखो भाई, ध्वनि क्या होती है, प्रत्येक वस्तु एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है। इस विशिष्ट ध्वनि स्रोत की पहचान की जाती है। वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कंपन समाप्त होने पर ध्वनि बंद हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, है ना। कोई वस्तु है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज होता है, आप लोग याद रखेंगे। एक हर्ट्ज इक्वल टू एक कंपन प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगला है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। जो कंपन करती हुई वस्तु होती है उसका जो अधिकतम आयाम होता है, अधिकतम विस्थापन होता है, सॉरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयाम। तो आप सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। जो कंपन करने वाली वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा एक कंपन में लगा समय जो होता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। सारे लोग इसको याद रखेंगे। अगला है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। स्रोत से ध्वनि का संचरण सभी दिशाओं में होता है। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक होती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। थर्मोकोल हो गया, कार्क हो गया, कपड़ा आदि ध्वनि की अवशोषक होते हैं, यानी ध्वनि को अवशोषित करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा किसी जगह पे अगर ध्वनि ज़्यादा होती है, इको ज़्यादा रहता है, तो अगर आप थर्मोकोल लगा दें तो ध्वनि का जो है वो अवशोषण होने लगता है। चाल बराबर फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कोई नहीं होगा जो चाल बराबर फार्मूला ना जानता हो। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड से होती है ना। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्ती तल के बीच की दूरी कम से कम 16.6 मीटर की होनी चाहिए अगर आपको प्रतिध्वनि सुनना है तो। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज यानी जो गूंजने वाली आवाज़ होता है, रिवर्बेरेशन होता है, इसमें ध्वनि का परावर्तन बार बार होता रहता है। यानी गूंज की आवाज़ नहीं 2-3 बार आती रहती है, वो सारी चीज़ें। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल लगभग 0.6 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल में 0.6 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होगी। चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे अंतरिक्ष यात्री से आपस में बातचीत विशेष यंत्रों की सहायता से कर पाता है, क्योंकि वहाँ वायु नहीं होती है ना। जो चंद्रमा पर जो लोग जाते हैं, चांद पे जाते हैं, तो जहाँ पे वायु नहीं होगी वहाँ पर आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो वहाँ पर क्या होता है, विशेष प्रकार के यंत्र ले जाए जाते हैं जिससे चंद्रमा पर बात हो पाती है। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे चलो भाई, लघुत्तरी प्रश्नों की अगर हम बात करें, यदि आधा लीटर यानी 1/2 लीटर जल
तथा आधा लीटर सरसों के तेल को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाए तो इनमें से किसके ताप में अधिक वृद्धि होगी। देखो, आधा लीटर सरसों का तेल जो होगा, तेल के ताप में अधिक वृद्धि हो जाएगी, इतनी पानी में नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा, तेल अगर आप कढ़ाई में गर्म करो तो अगर आप तेल जितना तेल डालें, अगर आपने 1 लीटर तेल डाला और 5 मिनट गर्म किया और 1 लीटर पानी डाल के 5 मिनट गर्म किया, तो आप देखेंगे तेल में आप अगर उंगली भी डाल देना तो आपकी उंगली इतनी भयंकर तरीके से जलेगी। लेकिन अगर आप पानी में उंगली डालेंगे तो उतना एहसास नहीं होगा जितना तेल में एहसास हो जाएगा। तो तेल का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। धातु की केतली के हत्थे पर बेंत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? चलो भाई, इसको भी जान लेते हैं। धातु की केतली के हत्थे पर बेंत का आवरण इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि बेंत यानी लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। केतली के गर्म होने पर इसे पकड़ने में आसानी रहे। यानी जो लकड़ी होती है ऊष्मा का कुचालक होती है, तो लकड़ी में तो गरम गरम लगेगा नहीं, लेकिन उसमें गरम लगेगा। किस में? जैसे लोहे का हो, स्टील का हो, तो ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसमें क्या है, हमको गर्म लगेगा। इसीलिए लकड़ी के हत्थे लगा दिए जाते हैं ताकि जैसे ही आप उसको पकड़ें तो वो आपको गर्म ना लगे। जैसे प्लास्टिक के, आजकल प्लास्टिक ज़्यादा चलती है तो प्लास्टिक के लगते हैं, है ना, पर लगते इसीलिए हैं कि हमको गर्म ना लगे। रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, क्यों? देखो भाई, रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह छोड़ देते हैं जिससे गर्मियों में पटरियों को बढ़ने के लिए स्थान मिल जाए। यदि खाली जगह ना छोड़ी जाए तो पटरियां बढ़ने पर टेढ़ी हो जाएंगी जिससे रेलगाड़ी पलट जाएगी। आपने देखा होगा, जैसे मान लो पटरी ये बिछी हुई है, दूसरी पटरी यहाँ से बिछी, आपने देखा होगा जो ये गैपिंग रहता है, इसका कारण ये होता है जैसे अब गर्मी आएंगी तो यही गैप जो होगा बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। गर्मी में क्या होता है, पटरियाँ पिघलती हैं। तो अगर ये गैप जो है ना रखा जाए तो पटरी मान लो इस प्रकार से टेढ़ी हो गई। अब ट्रेन यहाँ से चलती हुई आएगी, मान लो यहाँ से चलती हुई चली जाएगी, जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, हो सकता है ट्रेन पलट भी जाए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपने देखा होगा बिजली के खंभों के जो तार होते हैं, एक तार से दूसरा तार, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए एक खंभा ये लगा हुआ है, एक खंभा ये, आपने कभी देखा है कि तार बिल्कुल ऐसा हो खंभे में? बताओ, आपने देखा होगा तार ऐसा होता होगा, देखा है? क्यों? क्योंकि ये तार सर्दियों में ऐसा हो जाता है जैसा ऊपर है। अगर इसको इतना ढीला ना बांधा जाए तो ये टूट जाए तार। अगर बिल्कुल फिट बांध दिया जाए, मान लो वायरिंग गर्मियों में की जा रही है और गर्मियों में वायरिंग की गई है, बिल्कुल फिट बांध दिया गया इतना, मान लो ये कि दिन भर में थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है तो थोड़ा ढीला हो जाता है, लेकिन शाम को ठंडक में उतना ही टाइट हो जाएगा। लेकिन जब सर्दी आएगी तो सर्दियों में इतनी भयंकर तरीके से जकड़ जाएगा, तार टूट जाएगा। आपने देखा होगा काफ़ी सारे तार टूट जाया करते हैं, तो यही कारण होते हैं, जहाँ पर अच्छे से इंजीनियर काम नहीं करते हैं तो वहाँ पर ये सारी शिकायतें आपको देखने को मिल जाती हैं। बात की जाए ऊष्मा संचरण की चालन विधि को एक क्रियात्मक द्वारा स्पष्ट, क्रियाकलाप द्वारा एक स्पष्ट करना है। देखो, आपको हम बताएं, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? जितने भी पदार्थ होते हैं भाई, कई अणु मिलकर, है ना, कई अणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। गर्म करने पर पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, बल्कि तप्त अणु अपनी ऊष्मा के आसपास अपने पास वाले अणु को देते हैं। इस प्रकार ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा होता है। जैसे आपको हम समझा दें, मान लो कोई आपने एक वस्तु ले ली, हम ये कहते हैं आपने कढ़ाई ले ली, जैसे आपने देखा होगा कढ़ाई, ये कढ़ाई है, ठीक है, ये कढ़ाई आपकी हो गई, है ना, और इस कढ़ाई में नीचे से क्या लग रही है? आग लग रही है, नीचे से ये आग जल रही है, आग इसमें जलाई जा रही है। अब ये जो कढ़ाई होगी कई अणुओं से मिलकर बनी होगी, छोटे छोटे कण, अगर इसको घिसा जाए छोटे छोटे कणों में वितरित हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि अगर आग यहाँ जलाई जा रही है तो आपने देखा होगा पहले कढ़ाई ये ऐसा तो है नहीं, हत्ता तुरंत गर्म हो जाता है, होता है कभी आपने ऐसा अनुभव किया?
आप अगर कढ़ाई को रख के आग जला दें, 2 मिनट भी बाद हत्था पकड़े तो गर्म नहीं लगेगा, अगर लगेगा भी बिल्कुल मामूली सा। और अगर आप इसके बीचों बीच में उंगली यहाँ पे रख दें तो इतना गर्म लगेगा कि उंगली जल जाएगी। तो होता क्या है कि इसमें जो अणु लगे हो, अणु जो आपस में मिले रहते हैं, यहाँ पे जो अणु रहते हैं इतनी जगह में, ये अणु अपने पास वाले अणु को ऊष्मा देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे इसने यहाँ पे ऊष्मा पहुँचाई, यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक आई, इसे धीरे धीरे ऊष्मा कहाँ तक आ जाती है, पूरी कढ़ाई में हो जाएगी। तो यही क्या होता है, ये इसी विधि को चालन विधि कहते हैं। और एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा जो स्थानांतरित होती है वो इसी प्रकार से होती है। क्रियाकलाप में देखो यही चीज़ बताई गई होगी। स्टील की चम्मच का एक सिरा बीकर के उबलते हुए जल में रखते हैं तथा दूसरे सिरे को हाथ से पकड़े रहते हैं। कुछ समय पश्चात हम अनुभव करते हैं कि धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होने लगा, है ना। वही बात कह दी गई ना, अगर चम्मच को हम कहते हैं कि गर्म पानी में भी ना रखें, आप चम्मच को आग पर रख दें, एक सिरा रख दें, दूसरा सिरा हाथ से पकड़ें, तुरंत गर्म नहीं लगेगा, लेकिन 1-2 मिनट बाद धीरे धीरे ऊष्मा उस सिरे पर भी आ जाएगी जहाँ पे आप पकड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ऊष्मा बढ़ती है। आगे चलो भाई। सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सुचालक क्या होता है, जिन वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो उन्हें सुचालक कहा जाता है। आसानी से, यहाँ कुचालक लिख गया है, ठीक है। जैसे लकड़ी, कांच, ऊन, पोर्सिलीन, जल तथा वायु आदि। ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये आपको कुचालक के दे दिए गए हैं, लेकिन परिभाषा जो दी गई है उसमें आसानी से संचरण कर लेती है, वो आपकी क्या होती है, सुचालक। अब जैसे यहाँ पर सुचालक के लिए आप लोहा, सोना, लोहा, मतलब आप इस तरीके से उदाहरण ले सकते थे। लकड़ी नहीं, एल्युमिनियम ले सकते थे। इस प्रकार से ये सुचालक होते हैं। चांदी ले सकते थे, लेकिन ये यहाँ पर कुचालक दे दिए गए। जिसमें ऊर्जा का संचरण आसानी से ना हो उसे कुचालक, जिसमें हो जाए उसे सुचालक, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। आगे चलो भाई। गोलीय दर्पण का चित्र बनाकर निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। किसको भाई, ध्रुव कहाँ होती है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है, मुख्य अक्ष कहाँ होता है, मुख्य फोकस कहाँ होता है, फोकस की दूरी कहाँ होती है, चित्र में समझो भाई। जो वक्रता केंद्र होता है वो किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र होता है। जो ये दिया गया है ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और ये जो लाइन बनी हुई है ये क्या है, मुख्य अक्ष है। आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। अब वक्रता त्रिज्या की बात करें, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उसे गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जैसे मान लो ये गोला बनाए, इसकी त्रिज्या ये होती है, तो इसी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, जरूरी नहीं यही लाइन, इधर लाइन बना दें वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, इधर लाइन बना दें वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, चाहे इधर लाइन बना दो वक्रता त्रिज्या, चाहे इधर लाइन बना दो, चाहे ऊपर लाइन बना दो, मतलब ये आपकी वक्रता त्रिज्या होती है। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, जो कि आपने देखा ये रहा। इसके बाद में मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर चलती हैं, अवतल दर्पण में अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है, ठीक है। फोकस दूरी जो होती है वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। आगे चलो। क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करो। वास्तविक तथा आभासी, अवतल और उत्तल। सबसे पहले वास्तविक और आभासी को समझते हैं। देखो, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। सभी लोग याद रखेंगे। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आप लोग याद रखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, जब गोलीय दर्पण की बाहरी सतह पर चांदी की कलाई होती है तो वह अवतल दर्पण। जिस कोई दर्पण है एक तरफ चांदी की कलाई इस टाइप की हो तो उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जब गोलीय दर्पण की आंतरिक सतह पर चांदी की कलाई होती है तो वह उत्तल दर्पण होता है।
आंतरिक की बात कर दी जाए तो उत्तल हो गया, बाहरी की बात कर दी जाए तो अवतल। इस दर्पण में परावर्तन अंदर वाली चमकदार सतह से होता है और इस दर्पण में परावर्तन बाहर वाली चमकदार सतह से होता है। सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आ जाए। आगे चलो, एक पेरिस्कोप का निर्माण करना है आपको। आपको क्या करना है, एक पेरिस्कोप का निर्माण करना है। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए, आपको इस चीज को बताना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप लोग हमको ये बताइए, जो पेरिस्कोप है इसका निर्माण कैसे होता है ना। देखो, पेरिस्कोप के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, प्लास्टिक या कच्चे की एक आयताकार नली ले लें, समतल दर्पण की दो छोटी पट्टियां, एक छोटी आड़ी, गोंद, सेट स्क्वायर, ये सारी चीजें ले लें। जैसा कि ये आप देख सकते हो, देखिए किस प्रकार से बनाया गया। आपसे एग्जाम में अगर चित्र बनाने को आ गया तो आप आसानी से बना देना इस तरीके से। ठीक है भाई, इस तरीके से आसानी से आप लोग चित्र बना सकते हो। देख लीजिए, पेरिस्कोप अगर बनाने को आ जाए। अब देखो विधि क्या होती है, सर्वप्रथम गत्ते की आयताकार नली दोनों सिरों को आरी से 45 डिग्री सेल्सियस के कोण पर काट लेते हैं। काटते समय कोण मापने के लिए सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इन कटे सिरों पर दो समतल दर्पण गोंद की सहायता से इस प्रकार चिपकाते हैं कि वो परस्पर समांतर रहें। दोनों दर्पण की चमकीली सतह एक दूसरे के सामने रखते हैं, चित्रानुसार युक्त को पूर्ण कर लेते हैं जैसा कि किया गया है। ठीक है, विश्लेषण की बात करें, प्रकाश की किरण का एक सरल रेखा में गमन करती हुई जब 45 डिग्री के कोण पर झुकी पहले दर्पण से टकराती है तो दर्पण आई उन्हें 90 डिग्री के कोण पर परावर्तित करके दूसरे दर्पण की ओर प्रेषित कर देता है। जब दर्पण सेकेंड वो फर्स्ट था पुनः इन किरणों को 90 डिग्री के कोण पर परावर्तित करके देखने वालों की आँख की ओर भेजता है, जिससे वस्तु दिखाई देती है। जैसे कि देखो, यहाँ से चला, इस दर्पण ने क्या किया, जब इस दर्पण में टकराया तो इसने 90 डिग्री के एंगल पर इसको मोड़ा और दूसरे दर्पण में ही टकराया जाके। जब इस दर्पण में टकराया तो इसने भी इसको 90 डिग्री में मोड़ दिया, जिससे कि जो देखने वाला होगा वो यहाँ से यहाँ आएगा, उसका नज़र इधर आएगा, फिर इधर आएगा। इस प्रकार से पेरिस्कोप बना हुआ होता है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होती है। बात करें अगर हम गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात निम्नलिखित किरणों के मार्ग क्या होंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, एक वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से गुजरती है और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब देखो, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, आपने देखा होगा किरण जो यहाँ से चली मुख्य फोकस से गुजरी आके, लेकिन जो ये किरण आपने इसमें क्या देखा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जो होती है वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती। जैसे यहाँ आई, यहाँ से वापस इसी माध्यम में लौट के आ जाती है और कहीं नहीं जाना होता है। चलो भाई, परावर्तन के नियम की अगर बात की जाए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपाती किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। एक बार फिर से पढ़ो, आपाती किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं।
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। मेज पर समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण रखे हैं, बिना स्पर्श किए आप इन्हें कैसे पहचानेंगे। देखो, इसके लिए मेज पर तीनों दर्पण अलग अलग रखते हैं। लकड़ी का एक पैमाना प्रत्येक दर्पण के ऊपर रखकर देखते हैं। यदि पैमाना दर्पण को सभी जगह स्पर्श करता है तो दर्पण समतल होगा। यदि पैमाना दर्पण को केवल किनारों पर स्पर्श करता है तो दर्पण के बीच का भाग कुछ दबा रह जाता है तो दर्पण अवतल होगा। यदि पैमाना दर्पण के बीच के दो भागों को स्पर्श करता है तथा किनारों पर उठा रहता है तो उत्तल दर्पण होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर सर प्रश्न आ जाएगा तो आप बिल्कुल भी गलतियाँ ना करें, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो। आगे अगर बात करें गोलीय दर्पण के 5 उपयोग आपको बताने हैं। गोलीय दर्पण के 5 उपयोग क्या हो सकते हैं। नंबर 1, कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास बाहर बाईं ओर एक उत्तल दर्पण लगा होता है। इसकी सहायता से चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। ठीक है। सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने हेतु लैंपों को परावर्तक अवतल आकार के बनाए जाते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहनों की बत्तियों में टार्च के बल्ब के पास तथा परावर्तक दूरदर्शी में अवतल परावर्तक प्रयोग किए जाते हैं। दाढ़ी बनाने में स्पष्ट तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भैया जब शेविंग करते हैं तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। भैया वाहनों के साइड में लेफ्ट और राइट में किस शीशे का या किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला है, किसी खाली बड़े कमरे में आवाज़ करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है। देखो, किसी खाली बड़े कमरे यानी हॉल में आवाज़ करने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। इस प्रकार ध्वनि के बार बार परिवर्तन होने से गूंज सुनाई देती है, क्योंकि बार बार उसमें परिवर्तन होता रहता है। जब परिवर्तन होगा तो भैया सीधी सी बात है कि गूंज सुनाई देगी, है ना। ध्वनि संचरण के लिए 3 सिद्धांत लिखना है। नंबर 1, बाद में सबसे पहले ध्वनि संचरण निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गति करती है, अर्थात ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। अगला है, वायु में ध्वनि का संचरण। जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु के कणों में कंपन उत्पन्न करती है। ये कण आगे के कणों को भी कंपित कर देते हैं। इस प्रकार आपके कान के समीप के कण भी कंपन करने लगते हैं और आप ध्वनि को सुनते हैं। द्रव में ध्वनि का संचरण, इसे हम निम्न प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। सर्वप्रथम 2 पत्थर के टुकड़े लें। अब दोनों हाथ में लेकर इनकी आपस में टक्कर करें, ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब एक बाल्टी में पानी लें, पत्थर की टुकड़ों को बाल्टी के पानी में ले जाकर इनमें टक्कर करें, हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे स्पष्ट होता है कि ध्वनि का संचरण यानी द्रव यानी पानी में होता है। ठोस में ध्वनि का संचरण, इसे हम निम्न प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। सर्वप्रथम टीन के 2 डब्बे लें। प्रत्येक डिब्बे में लगभग 15 से 20 मीटर लंबा धागा डालें। धागे के प्रत्येक सिरे पर पिन लगाएं। साथी की सहायता से दोनों डिब्बों को एक दूसरे से इतनी दूरी ले जाएं कि धागा खिंचा यानी तना रहे। अब साथी से बातचीत करें। अगला है, ध्वनि सुनाई देती है। इसी प्रकार मेज के एक किनारे पर ठोकने से दूसरे किनारे पर आवाज़ सुनाई देती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि का संचरण ठोस में भी होता है। सिद्धांत की बात करें, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव और गैस में संचरित हो सकती है। स्रोत से ध्वनि का संचरण सभी दिशाओं में होता है, याद रखेंगे। अगला क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। भाई वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी 30 बटे 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर आंसर आपका आ जाएगा।
अगला है समतल दर्पण पर आपतित किरण अवलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तित कोण के मान बताओ। तो भैया आपतित किरण व अवलंब के बीच का जो कोण होता है वो 45 डिग्री होता है। अगला है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अविलंबवत पड़ती है, आपतन तथा परावर्तन कोण के मान बताओ। अब देखो, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अविलंबवत पड़ती है, अतः आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का जो मान रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण। क्या है, लिखना है प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहा जाता है, याद रखेंगे। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। सभी लोग बताइए, मैथ की क्लास तो नहीं हो पाई, लेकिन साइंस की क्लास जो हमने कराई ऊष्मा प्रकाश एवं ध्वनि चैप्टर का सभी को कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रूफ पर ऐप को जरूर डाउनलोड करें जिन्होंने अभी तक डाउनलोड न किया हो। चलिए भाई, चलते हैं। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।